टू ऑल ऑफ यू। चंद्रा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आनंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और हमारे आपके बीच में सल्तनत कालीन इतिहास लेखन को लेकर चर्चा हो रही है, तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से वही एक छोटा सा निवेदन कि प्लीज आप लोग एक बार अपने अपने लेवल पर शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि और लोग भी इस चर्चा में शामिल हो जाएं। ठीक। और सल्तनत कालीन इतिहास लेखन में अगर एक क्रम से हम लेकर चलते हैं, हालांकि कल हमने जो चर्चा की थी अलबरूनी पे की थी, और अलबरूनी के बाद में जो आपके अगले इतिहासकार आएंगे सल्तनत काल में, तो वो हैं आपके हसन निजामी और मिन्हाजुस सिराज। ठीक। तो हसन निजामी के लिए कहा जाता है कि ये आपके दो इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने अपना इतिहास लेखन की जो शुरुआत की, या जिनके आश्रय में रह के इन्होंने इतिहास लेखन संपन्न किया या प्रारंभ किया, वो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली सल्तनत का आपका पहला शासक था। सुल्तान नहीं था, सुल्तान आपके थे इल्तुतमिश। ठीक। तो किसके आश्रय में रह रहे थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। और इनका अपना जो ग्रंथ है जिससे प्रारंभिक सल्तनत कालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है, वो है ताजुल मासिर। और ये जो इनका ग्रंथ है ताजुल मासिर, ताजुल मासिर में विशेषकर जो वर्णन मिलता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो है तराइन के युद्धों का। तो तराइन के आपके दो युद्ध महत्वपूर्ण हैं। एक और हुआ था, वो 1215 में हुआ था इल्तुतमिश और यल्दौश के साथ में। उनका वर्णन नहीं है, या तीसरे युद्ध का वर्णन नहीं है। और तराइन आपका स्थान पड़ेगा वर्तमान में हरियाणा में। तो तराइन के दोनों युद्ध मीन्स 1191 में हुआ और 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज के बीच में तो पहले में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे, और दूसरे में जो है पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। और इसी के साथ में जो इनका चौहानों की जो सत्ता थी, इन पे नियंत्रण हो जाता है किसका? तुर्कों का। तो जो आपका यहां से प्रश्न है, पहली चीज तो आपसे यही आश्रय से भी पूछ लेता है कि कौन कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी इतिहासकार था, तो हसन निजामी थे। ताजुल मासिर किसकी रचना है? और साथ ही साथ आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि तराइन के युद्धों के विषय में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है। तो ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? ग्रंथ हो जाएगा आपका ताजुल मासिर, पहली चीज। दूसरा जो आपका ग्रंथ है और जो इतिहासकार हैं, वो हैं आपके मिन्हाज उस सिराज। मिन्हाज उस सिराज का जो ग्रंथ है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और इनका जो ग्रंथ है वो है, कई बार आप लोगों से पूछा भी गया है, वो है तबकाते नासिरी। और जो इनका ये ग्रंथ है नासिरी लिखा हुआ है, और यहीं से आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है, यहीं से आप इसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का भी उत्तर निकाल लेते हैं। मीन्स ये जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ आपसे पूछ लेता है कि किस सुल्तान को समर्पित है। तो जिस सुल्तान को समर्पित है वो आपके सुल्तान हैं नासिरुद्दीन महमूद। तो पहला प्रश्न आपसे यहां से भी पूछ लेता है कि किसको समर्पित है। तो ये आपका गुलाम वंश के ही शासक थे, बलबन से ठीक पहले के। और बलबन ने अपनी बेटी का विवाह भी नासिरुद्दीन महमूद के साथ में किया था, तो उसको इसने समर्पित किया है। फिर आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ लेता है कि जो मिन्हाजुस सिराज हैं, तो मिन्हाजुस सिराज के अनुसार
दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन है? तो मिनहाजुस सिराज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान आपका कौन हो जाएगा? इसका उत्तर भी होगा नासिरुद्दीन महमूद। मींस मिनहाजुस सिराज ने दिल्ली का आदर्श सुल्तान जिस सुल्तान को माना है वो है नासिरुद्दीन महमूद। अब एक स्वाभाविक जिज्ञासा उठती है कि भाई दिल्ली सल्तनत में इतने इतने सुल्तान बैठे, लेकिन फिर भी जो है मिनहाजुस सिराज जो है नासिरुद्दीन महमूद को ही दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान क्यों माने ले रहे हैं? ऐसा क्या था नासिरुद्दीन महमूद में? था क्या कि ये जो मिनहाजुस सिराज हैं ये लंबे समय तक रहा था काजी के पद पर, और काजी का मतलब ही है कि जो धार्मिक मामलों को निपटारा करें या धार्मिक मामलों को निपटाएं। तो इस पद पे रहा था, और ये आपके उलेमाई इतिहासकार थे, मीन्स जिनके इतिहास लेखन में धर्म को और कुलीनता को प्रश्रय दिया गया है। तो इनका भी संयोग किससे बनेगा कि ऐसा व्यक्ति जो धर्म और कुलीनता को महत्व दे। तो नासिरुद्दीन महमूद ने कुलीनता को तो बहुत महत्व नहीं दिया, लेकिन धर्म को महत्व दिया, और वो ऐसे दिया कि नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान था जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, इसका सुलेख अच्छा था, और ये करता क्या था कि अपने खाली वक्त में नासिरुद्दीन महमूद कुरान की आयतों को लिखता रहता था। तो इसके विषय में एक र्यूमर ये उड़ गई, एक अफवाह ये उड़ गई कि आपका, या कई ऐसे इतिहासकार भी आए जिन्होंने ये लिख दिया कि ये सुल्तान जो है कुरान की प्रतियों को बेचता था और उससे अपना जीविकोपार्जन करता था। हालांकि ये धारणा गलत है, लेकिन आपसे प्रश्न इसी प्रकार से पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा सुल्तान था जो कि कुरान की प्रतियां बेच के जीविकोपार्जन करता था, या जिसके विषय में ऐसा कहा जाता था। तो ये आपके कौन थे? नासिरुद्दीन महमूद। तो सुलेख अच्छा था, और ये अपने सुलेख के कारण ही कुरान की प्रतियां तैयार करता था। तो ये भी अपना जो है धार्मिक काम कर रहे थे, और ये जो है अपने धार्मिक पूर्वाग्रहों से प्रेरित थे, इसीलिए इसने बता दिया आदर्श सुल्तान किसको? नासिरुद्दीन महमूद को। सभी जगह से आपका प्रश्न बनता है, ग्रंथ भी आपसे पूछा जाता है, फिर आपसे यह भी पूछता है कि ये किसको समर्पित है, फिर आपसे यह भी पूछ लेता है कि इनके अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन है? नासिरुद्दीन महमूद। और कौन सा ऐसा सुल्तान है जो कुरान की प्रतियां तैयार करता था? तो उसका उत्तर भी हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसके बाद में जो आपके अगले जो इतिहासकार हैं वो सल्तनत काल के आपके महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, वो हैं अमीर खुसरो। ठीक, तो अमीर खुसरो के विषय में दो चीजें कही जाती हैं। पहली चीज, इनको कहा जाता है कवि इतिहासकार, कि ये कवि भी थे, और चूंकि इन्होंने इतिहास लेखन भी किया है इसलिए मिला जुला के इनको नाम दे दिया गया कवि इतिहासकार। हालांकि कोई भी आदमी जो है दो चीजें एक साथ बिल्कुल बराबरी पे नहीं कर सकता है, तो इनमें भी ये कवि अधिक थे और इतिहासकार ये कम थे। मीन्स इनकी जो रचनाएं हैं उसमें ऐतिहासिकता का लगभग क्या मतलब, कई जगह पे ऐतिहासिकता का अभाव है, लगभग तो नहीं कहेंगे, नहीं तो पूरी तरह से अनैतिहासिक ही हो जाएंगे, कि तथ्यों का अभाव है, विश्लेषणात्मकता का अभाव है, कहीं कुछ जो है इतिहास मिसिंग भी है। तो इसलिए इनको कवि इतिहासकार, और कवि अधिक हैं, इतिहासकार कम हैं। दूसरी चीज, इनकी जो रचनाएं हैं ढेर सारी जो है, इन्होंने ग्रंथ भी लिखे और भी, तो इनकी रचनाओं में सूफीवाद का प्रभाव दिखता है।
और ये सूफीवाद इनके संबंध में महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यहां से आपका प्रश्न बनता है कि सूफीवाद से ये प्रेरित थे, और प्रेरित इसलिए थे क्योंकि इनके जो गुरु थे वो थे निजामुद्दीन औलिया। इनके गुरु थे तो निजामुद्दीन औलिया जो चिश्ती संप्रदाय के संतों में एक प्रमुख संत, तो उनका प्रभाव इनके ऊपर था, और इसी के चलते जो है इनकी रचनाओं में भी कहीं कहीं सूफीवाद देखने को मिलता है। तो आपसे यहां से प्रश्न पूछ लेता है कि खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। और आगे चल के आप देखेंगे कि आपसे अक्सर पूछ लेता है कि 7 सुल्तानों का कार्यकाल किसने देखा? तो जो 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था वो अमीर खुसरो ने भी देखा था, और इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया ने भी देखा था। तो विकल्प में अगर आपको कभी अमीर खुसरो ना मिले तो समझ जाइएगा कि फिर विकल्प में आपको क्या मिलेंगे? फिर मिल जाएंगे आपको हजरत निजामुद्दीन औलिया। ठीक, तो इनके गुरु ने भी 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था, और इन्होंने भी 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। और जितने भी चिश्ती संत थे या चिश्ती संप्रदाय के जितने भी संत थे, ये कभी भी जो है राजकीय संरक्षण को स्वीकार नहीं करते थे, किसी भी राजकीय पद को स्वीकार नहीं करते थे। जैसे औलिया के जो गुरु थे बाबा फरीद के जो गुरु थे वो थे काकी, बाख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बाख्तियार काकी। और कुतुबुद्दीन बाख्तियार काकी को इल्तुतमिश ने कहा था कि भाई जो है आप शेखुल इस्लाम का पद ले लीजिए, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। बाद में वो पद दे दिया गया बहाउद्दीन जकारिया को, जो सोहरावर्दी संप्रदाय के संत थे। मीन्स चिश्ती संप्रदाय के संत जो है कभी भी राजकीय पद को स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर कोई भी पद है, वो पद जो है, पद और धन व्यक्ति को लालची और अत्याचारी बनाते हैं। तो उसका प्रभाव जो है अमीर खुसरो के ऊपर भी था। तो इन्होंने भी जो है 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा, और स्वयं को इन्होंने पद प्राप्ति की स्पर्धा से हमेशा बाहर रखा, कि इसलिए इन्होंने इतिहास लेखन नहीं किया है कि आप हमको कोई पद दे दीजिए। तो ऐसी स्थिति में जिसको पद प्राप्ति की चाह ही ना हो, ऐसी स्थिति में इन्होंने ना तो किसी की प्रशंसा की है और ना ही किसी की निंदा की है। ठीक है, कहते हैं ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ये स्थिति थी अमीर खुसरो की कि 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा, लेकिन स्वयं को पद प्राप्ति की स्पर्धा से दूर रखा। ऐसे में ना तो किसी की इन्होंने बहुत ज्यादा प्रशंसा की है कि बिल्कुल प्रशस्ति लिख दी हो, और ना ही किसी की इन्होंने आलोचना की। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, आप लोगों के कमेंट्स भी ले रहे हैं। चलिए, बिल्कुल सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए, बिल्कुल जो है महबूब इलाही, कई नाम थे इनके। तो पद प्राप्ति की स्पर्धा से तो दूर रहे, ना किसी की आलोचना और ना ही किसी की प्रशंसा। दूसरी चीज, अमीर खुसरो के विषय में कहा जाता है कि ये केवल शुभ ही देखते हैं, केवल शुभ ही देखते हैं। मीन्स आप ध्यान से केवल एक स्टोरी की तरह केवल आप सुनते जाएंगे, आपको प्रश्न अपने आप मिलते चले जाएंगे।
प्रश्नों को लेकर बहुत परेशान नहीं हुआ जाता है इतिहास में, ठीक है। कि अब आप देख रहे हैं हर जगह से आपका प्रश्न है, किसको कवि इतिहासकार कहा जाता है, किसकी रचनाओं में सूफीवाद का प्रभाव दिखता है, इनके अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था, निजामुद्दीन औलिया, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा, 2 लोग, कौन से आपके ऐसे संप्रदाय के लोग थे जो राजकीय पद को स्वीकार नहीं करते थे, चिश्ती संप्रदाय, ठीक। तो केवल आप जो है कंटेंट को अगर ध्यान से आप केवल देखते हुए चलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें इंटरेस्टिंग भी लगेंगी और साथ ही साथ जो है आपका जो फैक्ट्स हैं वो स्वाभाविक रूप से दिमाग में बैठते जाएंगे, उनको रटने वटने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इनके विषय में कहा जाता है कि ये केवल शुभ ही देखते हैं, मीन्स इन्होंने अपनी रचनाओं में केवल जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उन्हीं का जिक्र किया है और जो बुरा बुरा कंटेंट है उसको इन्होंने हटा दिया। जैसे 1296 का जो वर्ष है, 1296 के वर्ष को ये अलाउद्दीन खिलजी के राज्यारोहण का वर्ष बताते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे कैसे बैठा था, अपने चाचा को मार के, और जिस साल उसने हत्या की उसके कुछ दिनों बाद जो है वो सुल्तान बन गया। तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के 1296 का वर्ष जो है अलाउद्दीन खिलजी के राज्यारोहण का तो उल्लेख किया है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी गई इसका इन्होंने अपनी किसी भी रचना में कोई जिक्र नहीं किया। मीन्स जो खराब चीज है उसको हटा दिया और जो शुभ चीज है, अच्छी चीज है, केवल उसी को इन्होंने शामिल किया। इसीलिए इनको पूरी तरह से इतिहासकार नहीं कहा जाता, इसलिए इनको कहा जाता है कवि इतिहासकार, ठीक। ऐसे ही इन्होंने औलिया और गियासुद्दीन तुगलक, इन दोनों का जिक्र किया है, लेकिन इनके बीच में पैसे को लेकर विवाद हो गया था कि गियासुद्दीन तुगलक से पहले जो शासक बना था उसने जो है औलिया को बहुत ज्यादा धन दे दिया था, और जब जो है गियासुद्दीन तुगलक ने उसकी वसूली करना शुरू की तो उसने औलिया से पूछा कि भाई पैसा कहाँ है, तो उन्होंने कहा मैंने गरीबों में बांट दिया। तो उसने कहा चलिए मैं दिल्ली पहुंचता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो इन्होंने कहा हनूश दिल्ली दूरस्थ, ये दिल्ली तो अभी बहुत दूर है, और तब जो है आगे चल के गियासुद्दीन तुगलक की दिल्ली पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो गई। मीन्स इन दोनों का ही जिक्र किया है, लेकिन इनके आपसी विवादों का जो है इन्होंने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। इसलिए कहा जाता है कि ये केवल शुभ ही देखते हैं, अशुभ घटनाओं का या किसी भी प्रकार के आपके कोई भी डिस्प्यूट्स हैं या कोई ऐसी आपकी अगर दुर्घटना हुई है उसका इनकी रचनाओं में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं। क्लियर? जहां तक इनके जन्म की बात है तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी एटा जिले में, और एटा जिले के भी एक गांव में हुआ था, वो है पटियाली गांव। यहां पे इनका जन्म हुआ था। ये प्रश्न आप लोगों से कई बार पूछा गया है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो अगर आपसे जिला पूछता है तो जिला आपका एटा है, और अगर गांव का नाम पूछता है तो गांव है पटियाली। और कई इन्होंने वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया था, मीन्स संगीत का भी शौक था, और संगीत का शौक होना स्वाभाविक था। स्वाभाविक इसलिए था क्योंकि जिस संप्रदाय से ये संबंधित थे उसमें संगीत को बुरा नहीं माना गया। सूफी संगीत को कहा गया है समा। तो जाहिर सी बात है कि जिस संप्रदाय को ये फॉलो कर रहे थे, जो इनके अपने गुरु थे, वो लोग जो है संगीत सुनना पसंद करते थे, उसी का इन पे भी प्रभाव, और इसी के चलते जो है कई वाद्य यंत्रों का इनके द्वारा आविष्कार किया गया। तो कोई भी आपको वाद्य यंत्र मिले इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, तंबूरा है, ठीक है। तो कोई भी आपको ऐसा वाद्य यंत्र मिल रहा है और विकल्प में अलाउद्दीन खिलजी आपके अमीर खुसरो दिए हुए हैं, तो समझ जाइए कि आपसे किसके विषय में पूछा जा रहा है, ठीक। दूसरी चीज इनके संबंध में कि इनकी जो मृत्यु थे, इनकी मृत्यु उसी दिन हुई है जिस दिन
इनके गुरु की मृत्यु हुई। कि जिस दिन औलिया की मृत्यु हुई उसी दिन अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो गई। और मृत्यु से ठीक पहले इन्होंने जो है चंद पंक्तियां लिखी। गोरी सोवा सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। तो गोरी सोवा सेज पर मुख पर डाले केस, तो यहाँ पे गोरी से मतलब का कौन है? गोरी से मतलब है निजामुद्दीन औलिया से, कि वो बाल उनके जो है चेहरे पे पड़े हुए हैं, ठीक है, और वो जो है सेज पर विश्राम कर रहे हैं। और चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश, कि अब आप भी अपने घर चलिए, मीन्स ऊपर चलिए, चारों तरफ जो है अंधियारा हो गया है या रात हो गई है। मीन्स जो आपका अगला प्रश्न आपका बनता है कि अगर आपसे पूछता है कि अमीर खुसरो की मृत्यु किस सूफी संत की मृत्यु के दिन हुई, तो वो आपके कौन हो जाएंगे? इन्हीं के गुरु निजामुद्दीन औलिया। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, इनको जो है तूतीय हिंद जो है उपाधि यहां पे लिख दे रहा हूं। हिंदुस्तानी तोता, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, गोत्र शब्द और गोत्र प्रथा का उल्लेख किसमें मिलता है? एक्चुअली गोत्र प्रथा पे यदि आप आएंगे तो गोत्र प्रथा तो आपकी लंबी हो जाएगी। होता क्या है कि गोत्र शब्द का आपका उल्लेख मिलता है सबसे प्राचीन ऋग्वेद में, और ये आपका जो गोत्र शब्द है ये सही अर्थों में आया है गोष्ठ से। गोष्ठ शब्द बना है, गायों के रहने का जो स्थान होता था वो कहलाता था गोष्ठ, मीन्स जहां पे गायें बांधी जाती थी। तो होता क्या था कि एक ही परिवार के लोग जो है अपनी गायें बांध देते थे एक निश्चित स्थान पे, मीन्स जिनके अपने ब्लड रिलेशन हो, ठीक है, रक्त संबंध हो वो लोग, तो उसी से आपकी ये गोत्र शब्द निकला है। आगे चल के ये एक व्यवस्था के रूप में आपका कायम हो गया, एक प्रथा के रूप में कायम हो गया कि जो आपके सजातीय लोग हैं या समगोत्री जो लोग हैं, मीन्स ब्लड ग्रुप सेम है, तो जो है वहां पे विवाह नहीं हो, तो ये आपकी गोत्र प्रथा थी। गोत्र प्रथा आपकी जो है पूरी तरह से स्थापित हो गई उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। जबकि आपके जो है विवाह के 8 प्रकार आपके प्रचलन में आ गए, तो उस समय पे आके आपकी जो गोत्र प्रथा थी ये आपकी अस्तित्व में आ गई। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में जब आप अमीर खुसरो पे आते हैं तो अमीर खुसरो के संबंध में जो अगला महत्वपूर्ण तथ्य है वो है इनके ग्रंथ। और ग्रंथों में यदि आप देखेंगे जिन्होंने लिखने की शुरुआत की, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अमीर खुसरो ने अपना जो इतिहास लेखन है ये प्रारंभ किया था बलवन का एक बेटा था शहजादा मोहम्मद। आगे चल के मंगोलों के विरुद्ध जो है एक युद्ध में उसे भेजा गया और उस युद्ध में शहजादा की मृत्यु हो गई। तो इन्होंने जो है अपना जो कैरियर शुरू किया था, आपसे यहां से भी पूछता है कि किसके संरक्षण में रहते हुए इन्होंने अपना इतिहास लेखन प्रारंभ किया, तो वो कौन थे? वो थे शहजादा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन थे ये थे बलवन का पुत्र। और मैंने आपको बताया कि ये जो शहजादा मोहम्मद थे इसकी मृत्यु हो गई थी
मंगोलों के साथ युद्ध में। और इसी युद्ध में अमीर खुसरो भी शामिल हुए थे, तो लड़ने के लिए नहीं शामिल हुए थे, ठीक है, सीधा प्रसारण देखने के लिए शामिल हुए थे। तो इसी में जो है मंगोलों के साथ में इनकी तो मृत्यु हो गई और अमीर खुसरो सीधा प्रसारण देख रहे थे। और इसी आक्रमण के दौरान जो है इन्होंने जिक्र किया है कि इनको मंगोलों द्वारा बंदी बनाने का। तो आपसे पूछ लेता है कि मंगोलों द्वारा किसको बंदी बना लिया गया था, तो बंदी बनाया गया था किसको? अमीर खुसरो को। और अमीर खुसरो ने इस घटना का जिक्र किया है और इस घटना का जिक्र उन्होंने जिस पुस्तक में किया है उस पुस्तक का नाम है आशिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कई आपके संदर्भ हैं। आपसे यह भी पूछ लेता है बलवन का कौन सा बेटा जो है मंगोलों के साथ में युद्ध में मारा गया था, शहजादा मोहम्मद। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अमीर खुसरो ने जो है कहाँ से अपने इतिहास लेखन को प्रारंभ किया था, तो वो हैं आपके मोहम्मद। और अमीर खुसरो अपनी किस रचना में स्वयं को मंगोलों द्वारा बंदी बनाए जाने का उल्लेख करते हैं, तो वो आपकी जो घटना पुस्तक है या जो ग्रंथ है वो है आपका आशिका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर कब कब क्लास चलती है? अमीर हसन को भी तो बंदी बनाया था, प्रदीप वत्स जी। आपको जानकारी है लेकिन पूरी नहीं है। अमीर हसन देहवली, ठीक, इनको कहा जाता है भारत का सादी। चलिए अब आपने प्रश्न पूछा है तो इसकी पूरी व्याख्या आपको दिए दे रहा हूं। तो खैर आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा लेखक है जिसको भारत का सादी कहा जाता है, वो है अमीर हसन देहवली। और अमीर हसन देहवली और अमीर खुसरो दोनों ने ही अपना इतिहास लेखन प्रारंभ किया था मोहम्मद के संरक्षण में रहते हुए, ठीक। लेकिन मंगोलों ने अमीर खुसरो को ही बंदी बनाया था और सही अर्थों में बंदी भी नहीं बनाया था। एक मंगोल आक्रमणकारी था, उसने अमीर खुसरो को उठा के अपने घोड़े पर लाद लिया था। और अमीर खुसरो अपनी पुस्तक आशिका में इसकी चर्चा करते हुए लिखते हैं कि मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन डर से भी ज्यादा जो है मुझे परेशानी हो रही थी उस मंगोल के पसीने की दुर्गंध से। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर जो है थोड़ी देर तक ये और मुझे घोड़े पे लादा रहा तो मैं उसके पसीने की दुर्गंध से ही मर जाऊंगा, ठीक है। और फिर इसके बाद में कुछ घोड़ा उसका व्यवस्थित हुआ, ये अलग गिरे वो अलग गिरा और ये अपना भाग निकले, ठीक है। तो ऐसा हुआ था, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए अब इनकी जो रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं, तो ग्रंथ आपसे एज इट इज भी पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र है, वो आपसे पूछ लेता है। तो पहला इनका जो ग्रंथ है वो है किरान उस सादिन। तो ये जो ग्रंथ है इसमें कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। इन्होंने इसमें सल्तनत कालीन जो भी इमारतें हैं, शाही महल है, दरबार है, इन सब की चर्चा इन्होंने अपने इस ग्रंथ में की है। तो इस ग्रंथ की विशेषताओं से आपका कोई प्रश्न नहीं बनेगा, इसलिए विशेषताएं नहीं लिखी हैं। केवल आपसे इतने पूछ सकता है कि किरान उस सादिन किसकी रचना है, तो किसकी रचना हो जाएगी? अमीर खुसरो की। दूसरा इन्होंने एक ग्रंथ है इनका मिफ्ता उल फुतूह। तो मिफ्ता उल फुतूह में इन्होंने जो अलाउद्दीन खिलजी के चाचा हैं
जलालुद्दीन खिलजी, इनकी विजयों का उल्लेख किया है। और इसको मैं लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि जहां से आपका प्रश्न आता है उसके लिए इसको जानना आपको जरूरी है। अगला जो ग्रंथ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार आपसे पूछा गया है। अगला ग्रंथ है खजाइनुल फुतूह। इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है और उसका एग्जामिनर लाभ उठा लेता है। ये जो खजाइनुल फुतूह है, खजाइनुल फुतूह में भी विजयों का जिक्र है। फुतूह का मतलब ही होता है आपका विजय, लेकिन इसमें जलालुद्दीन खिलजी की विजय नहीं है, बल्कि इसमें जो विजय इन्होंने बताई हैं या जिनकी विजयों का इन्होंने जिक्र किया है वो हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का उल्लेख, और इसी पुस्तक में इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को ढेर सारी उपाधियां प्रदान की हैं। खजाइनुल फुतूह में ही अलाउद्दीन खिलजी को ये कहते हैं विश्व का सुल्तान कहते हैं, जनता का चरवाहा कहते हैं। ढेर सारी उपाधियों से अलाउद्दीन खिलजी को इन्होंने विभूषित किया है। कौन सा ग्रंथ है? खजाइनुल फुतूह, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, तो आपसे होता क्या है कि आपसे जो है आंसर से प्रश्न पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का उल्लेख किसमें है, और दोनों ग्रंथ आपको रख देता है, मिफ्ताहुल फुतूह और खजाइनुल फुतूह। याद भी बड़ी आसानी से रहता है कि अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का सबसे महान शासक था या सबसे योग्य शासक था। तो उसी से याद रखिएगा कि यहाँ पे खजाइनुल है तो जो है खिलजी को आप पकड़िएगा कि सबसे महान कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी, और उसी से आप इसको सही कर ले जाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद में अगला जो इनका ग्रंथ है वो है आशका। तो आशका के विषय में तो आपको ये बता ही चुके हैं कि इसमें मंगोलों द्वारा स्वयं को बंदी बनाए जाने का इन्होंने उल्लेख किया है। और ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का बेटा है खिज्र खां, और गुजरात के एक राजा थे कर्ण बघेल, उनकी पुत्री को जबरन बंदी बना लिया गया था और बाद में जो है खिज्र खां ने उससे शादी कर ली, वो थी देवल रानी। तो इसमें खिज्र खां और देवल रानी, इनके प्रेम प्रसंगों का वर्णन है और खिज्र खां के अनुरोध पर ही इन्होंने आशका की रचना की थी। और इसी पुस्तक में अमीर खुसरो चर्चा करते हैं स्वयं को मंगोलों द्वारा बंदी बनाए जाने का। इसके बाद में अगला जो ग्रंथ है वो है नूह सिपिर। नूह सिपिर का मतलब होता है नव आकाश। तो आकाश में आपके पक्षी वगैरह होते हैं। मीन्स ये जो आपकी पुस्तक है अलाउद्दीन अमीर खुसरो की, इस पुस्तक में अमीर खुसरो ने भारतीय जलवायु, पशु पक्षियों, इन सब का जिक्र किया। इस पे ये पुस्तक है। ठीक, मीन्स भारत के वातावरण के विषय में लिखा है और ये पुस्तक पूछी भी गई है कई बार आप लोगों से, नूह सिपिर किसकी रचना है। फिर इसके बाद में कि अंतिम है तुगलक नामा। तो ये जो इनका ग्रंथ है तुगलक नामा आपसे इसलिए पूछ लेता है कि जैसे ही पूछता है कि भाई तुगलक नामा के लेखक कौन है, तो वो तो ठीक है अमीर खुसरो हैं। तुगलक नामा में आपसे पूछता है कि किसके शासन की घटनाओं का वर्णन है। तो जिस शासक के शासन घटनाओं का वर्णन है वो है गियासुद्दीन तुगलक। ये आपको याद, क्योंकि विकल्प आपको दिए जाते हैं गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, तो इतने टाइम पे कंफ्यूजन होती है अगर आप ढंग से उस चीज को अगर आप हाईलाइट नहीं किए हुए हैं। तो इसमें जो है गियासुद्दीन तुगलक के शासन की घटनाओं का उल्लेख। तो ये हैं आपके अमीर खुसरो।
चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कमेंट्स लिए ले रहे हैं। नहीं, प्रारंभिक जो आपकी पुस्तक थी, जो आपने ताजुल मासिर लिखी हसन निजामी ने, वो पुस्तक भर केवल आपके पीछे आइए आप, खुसरो। ये जो पुस्तक है ताजुल मासिर, ठीक है, यही आपकी एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो आपकी प्रारंभ में अरबी में इन्होंने लिखी, फिर इन्होंने फारसी में लिखी, फिर अरबी में लिखी, फिर फारसी में लिखी। मात्र यही पुस्तक है जो आपकी अरबी और फारसी दो भाषाओं में है। बाकी जितनी पुस्तकें हैं ये सारी की सारी आपकी लगभग लगभग जो है फारसी भाषा में है। ठीक है, चलिए ये है आपका। इसके बाद में अगले जो आपके इतिहासकार हैं वो हैं जियाउद्दीन बरनी। तो जो जियाउद्दीन बरनी हैं, बरनी आपके जिस विचारधारा को फॉलो करते हैं इतिहास लेखन की प्रबल रूप से, वो है आपकी उलेमाई विचारधारा। मीन्स ऐसी विचारधारा जिसमें धर्म को महत्व दिया गया है और साथ ही साथ महत्व दिया गया है किसको, एरिस्टोक्रेसी को या कुलीनता को। इसने अपने इतिहास लेखन में धर्म और कुलीनता को विशेष महत्व दिया है और स्पष्ट रूप से लिखता ही है कि इतिहास कुलीन लोगों के गुणों, विशेषताओं, उनके चरित्र का वर्णन है। इतिहास विज्ञान है जो केवल और केवल कुलीन लोगों को ही बोध दे सकता है, एक दृष्टि दे सकता है, क्योंकि कुलीन लोगों के पास ही सच्चाई और ईमानदारी है। तो अगर कोई अकुलीन है तो उसके पास ना तो सच्चाई है और ना ही ईमानदारी है। और इनके अनुसार कुलीन कौन है? इनके अनुसार कुलीन है केवल और केवल तुर्की मुसलमान। तुर्की मुसलमान के अनुसार तुर्की मुसलमानों के अलावा जितने भी लोग हैं, चाहे वो भारतीय मुसलमान हैं, चाहे वो नवीन मुसलमान हैं, नवीन मुसलमान का मतलब ऐसे मंगोल जो कि जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में भारत में आए, उलूग खां उनके अपने फॉलोवर्स, वंशज, ठीक है, जिन्होंने नया नया इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, वो नवीन मुसलमान कहलाए। तो चाहे आपके भारतीय मुसलमान हैं, चाहे नवीन मुसलमान हैं, चाहे हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, मीन्स तुर्की मुसलमानों के अनुसार जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे अकुलीन लोग हैं और इनके पास में ना चरित्र है, ना इनके पास में कोई ईमानदारी है। मीन्स सारे के सारे बेईमान लोग हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा कहने वाले हैं बरनी। और साथ ही साथ उन्होंने सुल्तान से या शासक से अपेक्षा की है कि वो शरीयत के नियमों को समाज में लागू करे। मीन्स जो इस्लामिक नियम कानून है उनको आपको लागू करना चाहिए। तो धर्म को इन्होंने महत्व दी। और हुआ क्या कि सभी इतिहासकारों में एकमात्र ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने जेल की यात्रा भी की। ठीक, मीन्स हुआ क्या था कि जो फिरोज तुगलक था, फिरोज तुगलक इससे नाराज हो गया और फिरोज तुगलक ने इसे कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया। तो जेल में पहुंचे तो जेल में जो है सबकी बुद्धि खुल जाती है, इनकी भी बुद्धि खुल गई और इनकी बुद्धि ऐसे खुली कि इन्होंने जो है फिरोज तुगलक के ऊपर पूरी की पूरी एक किताब लिख डाली, ग्रंथ लिख दिया। तो फिरोज तुगलक इनसे ग्लैड हो गया और जो है इनको बाहर निकाल लिया गया। मीन्स दो ग्रंथ इनके हैं, एक है तारीख फिरोज शाही, और तारीख फिरोज शाही बताने की जरूरत ही नहीं है कहाँ से रह के इन्होंने लिखी होगी, ये रह के लिखी थी इन्होंने जेल में। और दूसरी जो इन्होंने किताब लिखी वो है फतवा-ए जहांदारी। तो तारीख फिरोज शाही भी लिखी और फतवा-ए जहांदारी भी लिखी।
तारीख फिरोज शाही में ऐसा नहीं है केवल जो है फिरोज शाह तुगलक का ही इन्होंने जिक्र किया हो, इसमें फिरोज शाह तुगलक का भी जिक्र है, आगे चल के मोहम्मद तुगलक का भी जिक्र है, इसके पहले के सुल्तानों का भी, इसमें उनके समय की घटनाओं का भी जिक्र है, साथ ही साथ उस समय के प्रशासन, उस समय का व्यापार, उस समय की कृषि, मीन्स एक सल्तनत कालीन इतिहास को या उस समय की घटनाओं को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है आपका तारीख फिरोज शाही। और तारीख फिरोज शाही के नाम से 2 ग्रंथ लिखे गए, एक तो बर्नी ने लिखा जो आप देख रहे हैं, और एक लिखा था तारीख फिरोज शाही की रचना की थी शम्स सिराज अफीफ ने। और उसमें भी जो है तारीख फिरोज शाही जरूर है। अफीफ ने तो फिरोज शाह तुगलक की इतनी प्रशंसा की है कि उसको बिल्कुल एक आदर्श सुल्तान बना दिया है, और दिल्ली की प्रजा का या साम्राज्य की प्रजा का वर्णन करते हुए वो ऐसा वर्णन करते हैं कि लगता है कि जो है बिल्कुल प्रति व्यक्ति आय के मामले में शायद उस समय जो है या इस समय के स्विट्जरलैंड को भी उसने पीछे छोड़ दिया होगा। तो खैर वो एक आपका पॉलिटिकल आपका मुद्दा है। तो तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी। फतवाए जहांदारी एक संदर्भ में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण संदर्भ क्या है कि इस पुस्तक में या इसमें राजत्व सिद्धांत की बर्नी ने चर्चा की है। और राजत्व सिद्धांत का मतलब क्या होता है? राजत्व सिद्धांत का मतलब होता है कि वो नियम, वो कानून जिसके माध्यम से आप अपने राज शासन को संचालित करते हैं, कि शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए जिन नियमों को आप फॉलो करते हैं वही नियम आपके कहलाते हैं राजत्व। और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में यदि आप देखेंगे तो बलबन आपका पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपने राजत्व संबंधी विचारों को विस्तार से अभिव्यक्त किया है, और बलबन के राजत्व संबंधी विचारों को संकलित करने वाला जो आपका इतिहासकार है वो और कोई नहीं है, वो है आपके बर्नी। कि बलबन ने जो कुछ भी बोला कि मैं ये नियम फॉलो करूंगा, उन सभी का संग्रह अगर कहीं हमको मिलता है तो वो किसमें मिलता है? बर्नी के ग्रंथ फतवाए जहांदारी। तो होता क्या है, पहले तो आपसे ग्रंथ ही पूछ लेता है कि किसके द्वारा लिखा गया है, और अगर जो है इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये ऐसा ग्रंथ है जिसमें राजत्व की चर्चा की गई है, डिटेल से चर्चा की गई है, इसलिए आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें बर्नी ने या विशेष रूप से राजत्व की चर्चा की गई है, तो वो है आपका फतवाए जहांदारी। और फतवाए जहांदारी में राजत्व को परिभाषित किया है बर्नी ने, और राजत्व को परिभाषित करते हुए बर्नी कहता है कि ये जो आपका राजत्व है, यह राजत्व 2 स्तंभों पर आधारित होता है, कि राजत्व के 2 स्तंभ हैं, इन दोनों स्तंभों की चर्चा करता है। और ये 2 स्तंभ आपके कौन कौन से हैं? तो एक स्तंभ वो कहता है कि एक है प्रशासन और दूसरा है विजय। कि अधिक से अधिक क्षेत्रों पर हर शासक की, हर सुल्तान की, हर राजा की एक इच्छा होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा भूभाग पे शासन करे। भूभाग पे यदि आपको शासन करना है तो उन भूभागों को आपको जीतना होगा, और जीतने के बाद में आपके हाथ से खो नहीं जाए उसके लिए जरूरी क्या होता है कि आप जो है वहां का प्रशासन जो है एक भली भांति संचालित करें। तो अगर आपको किसी भी भूभाग को जीतना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए है? सेना चाहिए है। बिना सेना के तो आप जीत नहीं पाएंगे। और अगर वहां पे प्रशासन बहुत अच्छे से चलाना है कि वहां के लोग विद्रोह ना कर दें, वहां पे किसी भी प्रकार की आपकी कानून व्यवस्था की स्थिति जो है ना बिगड़े, तो उसके लिए भी बर्नी कहता है जरूरी क्या है? उसके लिए भी जरूरी है क्या? सेना। इसलिए बर्नी का ये कथन है कि सेना ही राजत्व है और राजत्व ही सेना है। तो आपका जो प्रश्न रहता है वो प्रश्न आपका यहां से रहता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किसने कहा है या किसका ये कथन है कि सेना ही राजत्व है और राजत्व ही सेना है। ये कथन है बर्नी का।
किस संदर्भ में है वो संदर्भ आपके सामने है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए चलिए कोई आप लोगों का प्रश्न? चलिए, तो ये आपके बरनी पूरे हो जा रहे हैं और बरनी के साथ ही यहाँ पे क्लास को विराम देंगे। ठीक, और कल मिलते हैं हम लोग पुनः इसी समय पे। ठीक, आप लोगों के अगर कोई भी प्रश्न है, प्रश्न आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप नहीं पूछ पा रहे हैं, आपको बाद में याद आता है, तो आप यूट्यूब में आप कमेंट बॉक्स के थ्रू जो है अपनी बात कह सकते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं कल पुनः इसी समय पे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।